चाइल्ड कंजर भाई साहब, हम स्टार्ट कर रहे हैं चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की। ये हमारी 252वीं वेबिनार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा प्रयास रहता है हम बच्चों के संबंध में जुड़े हुए विषयों को लगातार आपके समक्ष रखते रहें। इसी क्रम में आज हम विषय महत्वपूर्ण विषय आनंद, खुशी। हर कोई प्रसन्न रहना चाहता है, तो हमारे जीवन में आनंद की, खुशी, प्रसन्नता का क्या महत्व है और हमें प्रसन्न करने के लिए आनंद संस्थान की क्या भूमिका है। राज्य सरकार ने या जो सरकार ने बनाया है वो बच्चों के सर्वांगीण विकास में आनंद संस्थान किस तरह से भूमिका निभा सकता है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय प्रवीण गंगराड़े जी। आप निदेशक हैं राज्य आनंदम संस्थान के, मूलतः आप महिला एवं बाल विकास विभाग से हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं आप महिला एवं बाल विकास में। तो मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आज का हमारा विषय बच्चों के सर्वांगीण विकास में आनंद संस्थान की भूमिका पर अपनी बात रखें। जी प्रवीण जी। जी धन्यवाद भाई साहब। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। अच्छा, तो मैं आप सबसे पहले धन्यवाद देता हूं चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन को, मुझे अपने मंच पर अपनी बात रखने का मौका दिया। राघवेंद्र भाई साहब के साथ मैंने बाल आयोग में भी काम किया, भाई साहब के साथ भी मैंने कृपा शंकर भाई साहब के साथ भी बच्चों के लिए कुछ काम किया है। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मंच पे आप लोगों के साथ हूँ। वर्तमान में मैं निदेशक हूँ, जैसे भाई साहब ने बताया, राज्य आनंद संस्थान का। आनंद संस्थान का बैकग्राउंड में बताऊं कि ये किस ढंग से इसका गठन हुआ और क्या इसका उद्देश्य है। तो जैसा 2016 में जब उज्जैन में महाकुंभ हुआ था, उसके पहले एक विचार महाकुंभ का आयोजन किया गया था उज्जैन में। उसमें देश विदेश के काफी विद्वान इकट्ठे हुए थे और उस चर्चा में और विचार विमर्श में निकल के आया कि हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, देश का जीडीपी भी बढ़ रहा है, प्रदेश भी उन्नति कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ गए हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, सड़कें बन गई है, सब कुछ हो गया है। पर उसके बावजूद भी क्या उस पैमाने पर खुशी बढ़ पाई है? जब हम इसको देखते हैं तो लगता है कि इस सब के बावजूद भी खुशी बढ़ी नहीं है, बल्कि चिंता, गुस्सा, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सब भी बढ़ गया है। इसके कारण बहुत सारे हम देखते हैं कि तलाक के केस बढ़ रहे हैं, परिवारों में बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, सुसाइडल के केस बढ़ रहे हैं। तो फिर ये सोचा गया कि क्यों ना शासन इस पे कुछ इंटरवीन करें और कोई एक ऐसा काम करे जिससे इस चीज को भी एड्रेस किया जाए। तो उसको ध्यान में रख के ये राज्य आनंद विभाग का गठन किया गया। तो ये पूरे विश्व में अपने तरीका का पहला प्रदेश है मध्य प्रदेश, जहाँ पर आनंद विभाग और इस तरह का काम करने वाला एक सेपरेट विभाग है। और इस डिपार्टमेंट के जो प्रभारी मंत्री हैं वो माननीय मुख्यमंत्री ही हैं और उनके मार्गदर्शन में ये पूरा विभाग चल रहा है, आनंद विभाग का। इस विभाग के अंतर्गत राज्य आनंद संस्थान है, जो जैसा इसको बनावट के समय ध्यान रखा गया है कि सरकारीकरण इसका न हो और सरकार जैसे विभाग चल रहे हैं उस प्रकार का संरचना के बनिस्बत एक संस्थान इसके अंदर बनाई जाए जो शासकीय संस्थान हो। इसलिए उसमें एक राज्य आनंद संस्थान करके एक स्टेट लेवल पे एक संस्थान का गठन किया गया। इसके नीचे में कोई ऐसा फॉर्मल सेटअप नहीं है कि संभाग स्तर के ऑफिस हैं हो या जिला स्तर के ऑफिस हो या विलेज या विकास खंड के हो, ये पूरा वॉलंटियर बेस्ड है। तो जो संस्थान है जो राज्य स्तर पर ऑफिस भी काम करता है उसमें 20-22 लोग हैं केवल, वो जितने मल्टीटास्किंग से लगा के ऊपर निदेशक और सीईओ तक, केवल इतने लोग काम कर रहे हैं, बाकी वॉलंटियर्स की मदद से पूरा काम करते हैं। जैसा कि उद्देश्य नाम से वो इसका उद्देश्य स्पष्ट होता है कि इसका उद्देश्य है कि लोगों के जीवन में कैसे और आनंद बढ़े, जो नकारात्मकताएं हैं वो कम हो, सकारात्मकताएं बढ़े। उसके लिए संस्थान ने बहुत सारे कार्यक्रम डिजाइन किए हैं, प्रोग्राम्स बनाए हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हैं। जैसे आनंद उत्सव एक कार्यक्रम है, आनंद की ओर है, अल्प विराम है, हम लोग कुछ रिसर्च और प्रोजेक्ट पे भी, फेलोशिप पे भी इस पे काम करते हैं, अलोहा है, आनंद सभा है। ऐसे बहुत सारे करीब 12-13 कार्यक्रम इसमें संचालित कर रहे हैं विभिन्न लोगों के लिए। ये जो संस्थान है ये सभी के लिए काम कर रहा है, शासकीय लोगों के लिए भी है और जो आम लोग हैं वो भी इससे जुड़ते हैं।
इससे जुड़ने के लिए सिंपल विधि है कि जो हमारा संस्थान की वेबसाइट है, जो मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, आनंद www आनंद संस्थान MP आनंद संस्थान MP.in, MP शायद इसमें छूट गया, तो इस पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का उसमें ऑप्शन आता है। तो जो भी कार्यक्रम हमारे चलते हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पे इस कार्यक्रम से, और जो भी कार्यक्रम उस समय में कैलेंडर में प्रस्तावित है उससे कोई भी व्यक्ति इसमें जुड़ सकता है। जैसे भाई साहब ने कहा कि बच्चों के लिए हम लोग क्या कार्यक्रम चला रहे हैं, तो बच्चों के लिए जब हम ये आनंद के कार्यक्रम संचालित करते थे, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, वर्कशॉप से, तो लोग इससे जो भी गुजरता था तो उनको ये उनका एक कहना होता था कि ये इतने अच्छे टूल्स हैं और ये जीवन में हमारा एक दृष्टिकोण में बदलाव आया हुआ है, अब जीवन देखने का नजरिया हमारा बदल गया। तो काश ये कार्यक्रम और ये हमको बचपन में मिला होता तो हम पूरी जीवन जो ये उटपटांग काम करते रहे या जीवन को ठीक ढंग से नहीं जिया तो ये ठीक हो जाता। तो इससे एक विचार आया कि क्यों ना ये छात्रों में भी, छात्र छात्राओं के लिए भी ऐसा कोई कार्यक्रम चलाया जाए। तो जो ये नई शिक्षा नीति है उसमें भी मूल्य शिक्षा पे बहुत जोर दे रखा है। तो मूल्य शिक्षा को केंद्र में रख के स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से आनंद सभा का एक कार्यक्रम चला रहे हैं। आनंद सभा का कार्यक्रम अभी फिलहाल 9th और 10th के बच्चों के लिए है। इसमें प्रति शनिवार जो आनंद सभा के नाम से एक कार्यक्रम होता है हर स्कूल में। अभी जो सभी स्कूलों का तो नहीं लिया, ये क्रम से हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें जो पढ़ाने वाले हैं या इस आनंद सभा को संचालन करने के लिए शिक्षक हैं, उनका प्रशिक्षण भी बहुत आवश्यक है कि किस ढंग से इसको पढ़ाया जाए। तो ये 6 दिन का एक कार्यक्रम होता है शिक्षकों के लिए, जिसका प्रशिक्षण दिए जाते हैं। उसका पूरी बाकायदा एक पाठ्य पुस्तिकाएं बनी हुई है, अभ्यास पुस्तिका बनाई गई है, उसका पूरा सिलसिलेवार एक पाठ्यक्रम डेवलप किया गया है। और ये पूरे वर्ष में 30 पीरियड्स में इसको कंप्लीट किया जाता है। पिछले साल से जब हमने शुरू किया तो प्रारंभ में 380 स्कूल्स में, जो शासकीय स्कूल है उसमें CM राइज और एक्सीलेंस स्कूल है, उन स्कूलों में शुरू किया और भोपाल के कुछ स्कूल लिए गए। और इसके लिए करीब 1200 शिक्षकों का 6 दिवसीय रेसिडेंशियल ट्रेनिंग हम लोगों ने की थी। उसके जो रिजल्ट आए और जब बच्चों से बात हुई तो इससे उत्साहित होकर हम लोगों ने अब इस साल में हम फिर से 2000 नए स्कूल्स ले रहे हैं। उसके लिए 4000 शिक्षकों को का प्रशिक्षण मई और जून में, जो ग्रीष्म का अवकाश है, उसमें प्रस्तावित है। इसमें जो बच्चे जो अभी तक जुड़ रहे थे उन बच्चों के लिए हम लोगों ने एक ऑनलाइन जूम मीटिंग भी, जूम के माध्यम से वेबिनार भी किया था, जिसमें पूरे प्रदेश से लगभग 10,000 बच्चे जुड़े थे। और अब इसको हम एक नियमित कार्यक्रम के तौर पर आगामी वर्ष में प्रारंभ करने के लिए विचार कर रहे हैं। उसमें भी बच्चों के जो प्रश्न आए उससे भी हम लोगों को लगा कि जो बच्चे प्रश्न कर रहे हैं ये वो प्रश्न हमारे मन में भी नहीं उठते हैं, इतने अच्छे जीवन से संबंधित प्रश्न है। तो इसको क्या मतलब ये समझ में आया जब हम ये कंसल्टेशन कर रहे थे, इस पे ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे थे, कि फिजिक्स केमिस्ट्री या कोई भी विषय को विषय के रूप में एक शिक्षा में या पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाता है, तो क्या जीवन का भी को भी एक इस ढंग से एक विषय के रूप में पढ़ाया जा सकता है क्या? तो समझा कि जीवन का भी एक विज्ञान है। तो यदि एक जीवन का भी विज्ञान है तो क्या व्यवस्थित ढंग से उसको हम छोटे बच्चों में इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको ध्यान में रख के ये पूरा आनंद सभा का कार्यक्रम संचालित किया। तो वैसे ठीक है, बातचीत पहुंच रही। हेलो हेलो। जी सर, आ रही है आपकी आवाज, आप बोल सकते हैं कुछ। आवाज आ रही है ना? जी जी जी। तो करूँ वैसे आगे आगे चलो।
तो इस पूरे विभाग का और ये बच्चों के साथ जो काम कर रहे हैं, इसका उद्देश्य कुल मिला के ये रखा गया कि समाज में कैसे खुशहाली आए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम सब चाहते हैं कि समाज में खुशहाली आए। हम लोग सब इस बात से पीड़ित हैं कि अब समाज में भय, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और इन्वायरमेंट को लेके बहुत सारा गलत काम हो रहे हैं। तो इन सब को लेके हम लोगों की चिंता है। तो इसको हम समझ पाते हैं कि ये इन्वायरमेंट क्यों खराब हो रहा है। क्या इन्वायरमेंट पेड़ पौधे स्वयं कर रहे हैं? इन्वायरमेंट कौन खराब करता है? भ्रष्टाचार कौन करता है? क्या टेबल कुर्सी कंप्यूटर या जो ये वस्तुएं हैं ये खराब करती है? कौन ये सब चीज अव्यवस्था फैलाता है? तो हमको लगता है कि इन सब के पीछे जो भी है वो मानव का हाथ है। यदि मानव जंगल में नहीं पहुंचता है तो जंगल ज्यादा फलते फूलते हैं, वहां पर पशुओं का ज्यादा ठीक ढंग से वो संतुलन में रहते हैं। पर जहां पर भी इंटरवेंशन गलत इंटेंशन के साथ मानव का होता है तो वहां व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है। तो किसको ठीक करने की जरूरत है? अभी हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, पानी पे काम करते हैं, पर्यावरण पे काम करते हैं, सब्जियों में एडल्ट्रेशन हो रहा है, फलों में एडल्ट्रेशन हो रहा है, इन सब को रोकथाम के लिए हम काम करते हैं। पर क्या इसके मूल में जो मानव है, यदि मानव का में मानवीयतापूर्ण आचरण हो जाए तो क्या समाज में खुशहाली नहीं आ सकती? क्या हम भय से मुक्त नहीं हो सकते? इस बात को ध्यान में रख के ये पूरा कार्यक्रम डिजाइन किया गया। तो समाज में खुशहाली कैसे आए? तो हर व्यक्ति समाज का मानवीयतापूर्ण आचरण से जीने लगे। अभी यदि हम देखते हैं समाज में, तो यदि इनको जितने भी मानव हैं उनको यदि कैटेगराइज करें कि किस प्रकार के मानव समाज में पाए जाते हैं, तो मैं मोटा मोटा ऐसा देखता हूं कि 4-5 प्रकार के मानव इस समाज में पाए जाते हैं। कुछ पशु मानव होते हैं, जिसकी एक कैटेगरी में हम रख सकते हैं कि पशु मानव है, कि वो जैसा पशु पैदा हुआ, खाया पिया, कुछ उसने अपना परिवार का भोजन का इंतजाम किया और चला गया। उसने कोई कंट्रीब्यूशन समाज में, देश के लिए निर्माण में या कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसका। तो पशुवत जीते हैं कि भोग में लगे रहे, भोग किया, भोग में ही आनंद को समझा, इंद्रिय सुख प्राप्त किया और चले गए। हमारा कोई भी कंट्रीब्यूशन, कोई भी छाप हम इस समाज में, इस देश के लिए कुछ भी हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। तो एक प्रकार का पशु मानव दिखता है। दूसरा और दिखते हैं तो एक राक्षस मानव दिखते हैं, कि जो समाज में अभी जो हम देखते हैं कि छीना झपटी, लड़ाई, मार काट, लूटा पट्टी, ये सब जो हो रहा है ये कौन कर रहा है? तो ये जो प्रवृत्ति दिखती है, एक राक्षस मानव की प्रवृत्ति दिखती है। तो एक कैटेगरी हो सकती है कि एक राक्षस मानव है बहुत सारे हमारे बीच में। एक हो सकता है एक कैटेगरी असुर मानव है, जो देखने में, बात करने में तो ठीक है, बट वो ठगी करते हैं, आप भ्रष्टाचार करते हैं। तो इस ढंग के भी कुछ हो सकते हैं जो छल कपट, प्रपंच, धोखा, ठगी, इस कामों में लगे हुए हैं। तो इनको एक कैटेगरी में रख सकते हैं, असुर मानव। तो क्या हम सब ऐसा कुछ काम करें कि मानव बन जाए और उसके आगे कुछ ऐसा ज्ञान का काम करें जिससे देव मानव, दिव्य मानव तक की यात्रा हो, तब हमारा पूरा समाज, अखंड समाज और सार्वभौमिक मानवीय व्यवस्था स्थापित हो पाएगी। और ये देश हमारा फिर, जिसको हम कहते हैं कि अग्रणी होगा पूरे विश्व में और आध्यात्मिक गुरु बन के प्रस्तुत होगा। तो उसके बारे में पूरा कार्यक्रम है। तो अब जब हम मानवीयतापूर्ण आचरण से जीने के आयाम ढूंढते हैं कि कहाँ कहाँ आदमी व्यक्ति जीता है, तो समझ में आता है कि एक तो स्वयं में जीता है। स्वयं हमारी जिंदगी का अधिकतम समय हम स्वयं के साथ बिताते हैं। आवश्यकता अनुसार ही दूसरे से हम लोग मेल जोल करते हैं, बातचीत करते हैं या कार्य व्यवहार करते हैं। 99% हम अपने विचारों में, अपने भावों में अपने साथ जीते हैं। तो स्वयं में जीते हैं, तो उस स्वयं को पहले तो समझना, ये महत्वपूर्ण आयाम है कि हम स्वयं को जाने, मानव को जाने, मैं कौन हूं इसको जाने। जब इसको जानते हैं तो हम एक सही दिशा की ओर बढ़ते हैं। दूसरा आयाम होता है परिवार में। हमारे जीने का आयाम है परिवार, जहाँ हम अपने निकट जनों के साथ, जो रक्त संबंध है उनके साथ जीते हैं। तो कैसे जिए हम कि उसमें क्लेश, मनमुटाव,
ईर्ष्या ये भाव न हो और सब मिलजुल के एक समृद्ध परिवार के रूप में, खुशहाल परिवार के रूप में रह सकें। तो इस परिवार को, इस भाव को, इस लोगों को समझने की भी आवश्यकता है, ऐसा समझ में आता है। तीसरा आयाम है समाज। जब हम अपने परिवार से बाहर निकलते हैं तो जो भी लोग मिलते हैं वो समाज है। वो चाहे हमारे शहर के, मोहल्ले के, आस पड़ोस के लोग हों, चाहे दुकानदार हो, चाहे ट्रैफिक पे खड़े लोग हों, चाहे शासन से, प्रशासन से जुड़े हुए लोग हों, चाहे कार्यस्थल पे हमारे साथ काम करने वाले लोग हों, ये सब समाज के दायरे में है। तो हमको ये समाज की भी व्यवस्था, समाज के भी नियमों को कैसे समझें और उस समाज में ठीक ढंग से हम प्रस्तुत हो सकें, ये एक महत्वपूर्ण आयाम हो सकता है। और चौथा आयाम है प्रकृति की। शेष जो प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, पानी है, हवा है, पशु पक्षी हैं, इनके साथ हमारा जीना कैसे ठीक ढंग से हो सके, जिससे जो आज की जो समस्याएं हैं, पर्यावरण की, प्रदूषण की और मिलावट की और पशुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसकी, इस सब समस्याओं से हम निदान पा सकें। तो यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न हो तो हम लोग बात कर सकते हैं। सर प्रश्न लास्ट में लेंगे, एकदम लास्ट अच्छा में। ठीक है, तो ठीक जा रहा है वैसे, आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैं अपना पीपीटी कोई बात नहीं, मैं हूँ, आप चालू। जी 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 वैसे अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है? तो प्रक्रिया एक संवाद प्रक्रिया होती है। ये बातचीत, चर्चा, अभी चूंकि ये वन वे हो रहा है, हम लोग इस ढंग से बात कर रहे हैं कि बातचीत नहीं हो पा रही है। अन्यथा हम लोग जब ये पूरे कार्यक्रम चलाते हैं तो एक संवाद की प्रक्रिया में चलता है। पूरा एक वर्कशॉप या जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता है वो संवाद की प्रक्रिया में चलता है। कुछ प्रश्न करते जाते हैं, कुछ चर्चा होती है उसमें, फिर कुछ मुद्दे निकलते हैं। तो ये पूरी जो प्रक्रिया होती है संवाद की प्रक्रिया है। और जो भी हम लोगों की तरफ से जो बात रखी जाती है वो प्रपोजल के रूप में होती है, प्रस्ताव के रूप में होती है। ये हम ये नहीं कहते हैं कि यही सही है, एकमात्र रास्ता यही है। बहुत सारे रास्ते हैं। ज्ञान हमारा, इस देश में ज्ञान और ये परंपरा में हमारा बहुत ज्ञान है, तो कोई भी एक रास्ता हम चुन सकते हैं। तो जो हम लोगों ने इस प्रक्रिया को डिजाइन किया, ये भी वन ऑफ द एक प्रोसेस है। तो एक प्रपोजल के रूप में हम लोग इस पे चर्चा रखते हैं। तो उस पे प्रपोजल पे हम ये कहते हैं कि आप इसको मानो मत, सीधा सीधा जो भी हम बात कह रहे हैं इसको मानिए मत। तो इससे क्या निकल के आता है कि जब मानते नहीं है तो एक प्रक्रिया हमारे अंदर जांचने की शुरू होती है कि जो भी बात कही जा रही है या जो भी हमारे साथ हम जब दिनांदिनी में हम जीवन जीते हैं, परिवार में, समाज में या प्रकृति के साथ, तो जो भी चीजें देख रहे हैं उसको हम जांचते हैं अंदर कि ये सही है भी कि नहीं है। उसको सीधा सीधा नहीं मानते कि किसी ने बताया कि ये ठीक है तो उसको मान लिया, फिर दूसरे ने बोला ये ठीक है, फिर उसको मान लिया, फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि पहला वाला तो कह रहा था कि ऐसा है, दूसरा वाला। तो हम खुद ही जांचते हैं। जब हम जांचने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो जो जानना हो जाता है, मानने से जानने की यात्रा हो जाती है। और जब हम जान लेते हैं तो वो चीज, वो कंटेंट, वो विषय, वो सूत्र, वो हमारा हो जाता है। फिर हम उसके प्रति एक, हमारे मन में ये भाव होता है कि मैंने जांच के जान लिया है और यही सही है। फिर मैं उसमें जीने का अभ्यास करता हूँ और जी के उसको देखता हूँ। हमारे प्रयोगशाला मानव का खुद का जीवन है। जो भी प्रस्ताव है, जो भी सूत्र हैं, उसको जी कर देखते हैं कि जी कर देखिए, यदि लगता है कि उभय सुख हो रहा है, मैं भी प्रसन्न हो रहा हूँ, लोग भी मेरे साथ जो जी रहे हैं वो प्रसन्न हो रहे हैं, तो ये प्रस्ताव ठीक है। तो इस प्रस्ताव को जी कर देखें। जी कर देखते हैं तब मानने से जानने की यात्रा होती है। और जैसे जैसे जीते जाते हैं बहुत सारे प्रश्न हमारे मन पे उभरते हैं। पर चूंकि ये संवाद प्रक्रिया है तो वो अपने अंदर फिर स्वयं में चलने लग जाता है। जब ये वर्कशॉप चलती है तो प्रबोधक और दूसरे के बीच में चल रहा है, पर धीरे धीरे इतने प्रश्न मन में उठने लग जाते हैं। और धीरे धीरे हम अभ्यास करते हैं तो सहज स्वीकृति के आधार पर अंतरात्मा की आवाज से हम जब उसको कंसर्न करते हैं तो देखते हैं कि सही का प्रस्ताव हमारे सामने अनफोल्ड होने लगता है, दिखने लगता है। तो ये एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से पूरा ये कार्यक्रम संचालित होता है। तो उसमें सबसे पहले जब आनंद हम लोग बात करते हैं तो ये तो समझते हैं कि सबसे पहले ये जान लिया जाए कि आनंद क्या है और इसको क्यों समझना है।
क्योंकि यदि हमने आनंद नहीं समझा, हमारी परिभाषा नहीं है, तो फिर लोग हमारी परिभाषा स्पष्ट करेंगे। लोग बताएंगे कि आपके लिए आनंद क्या है। फिर हम खोजते हैं कि मेरा आनंद किस में है। तो कभी एडवर्टाइजमेंट में, टीवी में, कभी कोई कहता है कि बड़ी कार लाने से आनंद आ जाता है, कोई कहता है कि बड़ा घर बनाने से आनंद आ जाता है, किसी को लगता है कि इस प्रकार के कपड़े पहनने से आनंद आ जाता है। तो मनोरंजन से आनंद आ जाता है, पार्टी करने से आनंद आता है। बहुत प्रकार के लोग हमको फिर बहलाते हैं। तो जब पर मुझे अपनी हैप्पीनेस की परिभाषा मुझ में स्पष्ट हो जाती है और मैं समझ लेता हूं कि आनंद क्या है, तब मैं उसको अपने ढंग से फिर परिभाषित करता हूं और वैसा ही जीने की कोशिश करता हूं। तो मैं एक स्वतंत्र होकर जीता हूं। अन्यथा मेरा रिमोट कंट्रोल किसी और के पास होता है, वो जो बताता है वैसा मैं करने लग जाता हूं। तो ये महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले कि हम हमारे आनंद की, हमारी हैप्पीनेस की परिभाषा तय करें और उसको भी जी कर जांच कर देखें कि क्या मैंने जो तय की है वो ठीक है या नहीं है। उसके जांचने का तरीका यही है कि सहज रूप से मुझे क्या स्वीकार है, सहज रूप से मुझे क्या स्वीकृत है, क्या मेरी अंतरात्मा की आवाज कहती है, और कैसे मैं जब इस कोई चीज करता हूं तो मैं वास्तव में खुश होता हूं और वो मेरे साथ जो जीने वाले लोग हैं उनको भी उभय सुख और उभय समृद्धि मिलती है। तो एक ये तरीका होता है बस। तब हम इसको जब देखने जाते हैं, बच्चों से भी हम लोगों ने बात किया है, कार्यशालाओं में, प्रशिक्षण में और हमारे कार्यक्रमों में भी बात करते हैं कि हम सब अंततः चाहते हैं क्या है, जो भी कुछ कर रहे हैं। यदि हम रिवर्स में पीछे जाएं कि हम कुछ भी जीने में कुछ भी करते हैं तो वो क्यों करते हैं। तो जैसे हम लोग जब बच्चों से बात कर रहे थे इस आनंद सभा के कार्यक्रम में, तो सबका ये कहना होता है बच्चों का कि हम बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। क्योंकि जो आसपास के लोगों ने या उन लोगों ने जिन लोगों के बीच में वो जी रहे हैं, सोशल मीडिया ने और वातावरण ने उन लोगों के की परिभाषा तय कर दी कि कैसे खुशी हो गए तो बड़ा आदमी बन जाओ। बड़ा आदमी बनने के लिए क्या होगा, तो बोले खूब सारा पैसा कमाएंगे। तब जब ये पूछते हैं कि क्या बनना चाहते हो, तो खूब पैसा कमाना चाहते हैं, तो हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर, कोई शिक्षक, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई अधिकारी बनना चाहता है, कोई नेता बनना चाहता है, कोई पत्रकार। तो इस प्रकार से जब उनसे बात करते हैं क्या बनना चाहते हो, तो बहुत सारे ये चीज आती है। जब उनसे फिर दूसरा इसके आगे का प्रश्न पूछते हो कि इससे पाना क्या चाहते हो, कि इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, तो सब कहते हैं कि जो भी फिजिकल थिंग्स है, कंफर्ट है हमारा, कि मकान हो जाए, बड़ा बंगला हो जाए, कार अच्छी आ जाए, कपड़े अच्छे हमारे पास हो जाए, अच्छा मोबाइल हो जाए, टीवी हो जाए, हम देश विदेश की यात्रा कर पाएं और बड़ा ऐसा पार्टियां कर पाएं और लग्जरी लाइफ हो जाए। बस उनके मन में ये वाली बात होती है। फिर हम उनसे आगे जाके थोड़ी प्रक्रिया लंबी करते हैं, हम लोग इस पे बहुत सारा विचार विमर्श करते हैं। ये चूंकि छोटा सेशन है तो हम सीधे सीधे मैं बात रख रहा हूँ आपके सामने। तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इससे जब इसकी एक्सरसाइज करते हैं कि इन सब चीज को पाने के बाद क्या हो जाएगा, तो बोलेगा अच्छा लगता है, खुश हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। तो अल्टीमेटली हम क्या होना चाहते हैं, खुशी या सुखी होना चाहते हैं। पर जो डिजाइन हमने बना रखा है सुख को या खुशी को पाने का, वो ये प्रभाव में बना रखा है। तो हमको ये जानना पड़ेगा कि ये सुख या खुशी या जो आनंद है ये प्रभाव है कि मेरा स्वभाव है। तो इस पे हमको अध्ययन करना पड़ेगा। यदि ये मेरा स्वभाव है तो मैं स्वतंत्र हूँ, पर मैं ये मानता हूँ कि ये प्रभाव है, लोगों के प्रभाव मेरा सुख दुख प्रभावित होता है, तो ये मेरा लोगों का नियंत्रण मेरे ऊपर है। तो जब हम इनसे चर्चा करके ये बात करते हैं कि अभी आपके क्या क्या खुशी के मॉडल है, आप लोगों ने क्या क्या सोच रखा है, जब बच्चों से या लोगों से चर्चा करते हैं तो कुछ कुछ मॉडल निकल के आते हैं कि एक तो हमारी जो हैप्पीनेस होती है वो फिजिकल कंफर्ट से आती है, कि ये निश्चित रूप से जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं हमको जीवन जीने के लिए, वो तो अनिवार्यतः होना ही चाहिए और उसके लिए हम प्रयास भी करते हैं। पर उससे ऊपर का जो जीने के जो जीविकापार्जन या जीने के ऊपर के जो साधन है, वो फिजिकल कंफर्ट हम क्या क्यों पाना चाहते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि बड़ी कार हो जाएगी तो खुशी हो जाएगी, बंगला बड़ा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो हमने फिजिकल कंफर्ट से जोड़ रखा है। सोफा अच्छा हो जाएगा घर में,
टीवी बड़ा हो जाएगा, मोबाइल अच्छा हो जाएगा, और ये इसके स्रोत क्या है? धन से आते हैं। तो हम पूरा समय हमारा धन पे लगाते हैं, धन कमाने में लगाते हैं। हम हमारे जीवन का भी अध्ययन करते हैं कि हम हमारे जीवन में कितना समय हम अपने जीवन का ज्ञान अर्जन में या दूसरे जो सामाजिक कार्य उसमें लगा रहे हैं या धन उपार्जन में लगा रहे हैं। तो निकल के आता है कि हमारे 24 घंटे जो दिन का समय है उसमें हम अधिकतम समय हमारे जीविकापार्जन या धन कमाने में लगाते हैं। पर इसके क्या लिमिटेशन है कि कितनी भी सुविधा साधन हो जाए कभी भी तृप्ति नहीं होती। आज हमने एक घर बना लिया तो लगेगा इससे बड़ा घर होना चाहिए। किसी दूसरे का घर देख लिया, किसी रिश्तेदार का घर देख लिया, किसी मित्र का घर देख लिया, किसी पड़ोसी ने हमसे बड़ा घर बना लिया, तो हमको लगता है कि यार ये मेरा घर अब छोटा हो गया, अब इससे बड़ा घर चाहिए। तो कभी तृप्ति नहीं हो पाती है। आज एक कार ले ली, नया मॉडल आ गया कार का, तो मुझे नई कार चाहिए, मेरी कार बेकार लगने लग गई। मेरा मोबाइल, मेरे पास जो सबसे अच्छा मोबाइल मैंने उस समय खरीदा था, फिर मुझे एक नया मॉडल आ गया, लोगों को देखा कि ये लेटेस्ट मॉडल इसमें ये है, मैंने अपनी आवश्यकता को नहीं पहचाना और मैंने नए मोबाइल खरीदने में अपना समय और धन और ऊर्जा लगा दी। तो ये बहुत ही अस्थाई है। यानी हम फिजिकल कंफर्ट से होते हैं, वही कार जो हम पहले दिन सुख दे रही थी, खुशी दे रही थी, वो साल भर बाद हमको ध्यान ही नहीं कि हमारे पास कार हमको सुख दे रही है, उससे मैं खुशी का अनुभव कर पा रहा हूँ। तो ये वस्तु डिपेंडेंट नहीं है खुशी। तो हम इसको ऐसा जांचते भी हैं तो देखते हैं कि जिनके पास धन है, हमारे देश के, हमारे प्रदेश के, हमारे मोहल्ले के, हमारे शहर के सबसे रईस आदमी को देख लें, तो हमको नजर आता है कि जिसके पास सब कुछ है वो जरूरी नहीं है कि सुखी भी है। हो सकता है सुखी हो कुछ लोग, पर जरूरी नहीं है कि जिसके पास सब सुख सुविधा, धन, सामग्री सब है वो सुखी हो जाए। तो ये मॉडल लगता है कि ये मॉडल भी कंप्लीट मॉडल नहीं है कि सुखी होने के लिए मुझे सुविधा साधन की जरूरत है। दूसरा एक मॉडल हम रखते हैं संवेदनाओं से, इंद्रिय सुख से, कि मुझे कुछ अच्छा खाने को मिल जाए तो मैं ज़्यादातर स्वाद में अपना जो पांचों इंद्रियों के माध्यम से जो मैं सुख का करता हूँ कि मुझे अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, अच्छा सुनने को मिले, इस ढंग का हम इंद्रिय सुख में लगते हैं। तो ये भी इसका स्रोत क्या है? ये बाहरी घटनाएं और परिस्थितियां हैं। ये जब तक इंद्रिय सुख बाहर से हमको मिलेगा, जब तक हम खुश हैं, नहीं मिलेगा तो दुखी हो जाते हैं। तो इसकी भी लिमिटेशन है जब जांचते हैं कि ये क्षणिक है। जैसे मुझे कोई एक चीज खाने को प्यास लगी थी पानी की और मैंने पी लिया, शरबत पी लिया, तो मुझे खुशी मिली। पर अब वो शरबत मुझे कहे कोई आदमी कि एक गिलास और पियो, एक गिलास और पियो और 10 गिलास पिला दे, तो वही जो शरबत मुझे खुशी दे रहा था वो खुशी नहीं देगा। जैसे मुझे कोई मिठाई बहुत पसंद है, से एग्जाम्पल कि मुझे जलेबी या गुलाब जामुन बहुत पसंद है। अब मैं एक गुलाब जामुन जब भूखा हूँ तो अच्छा लगेगा, फिर किसी ने कहा तो एक गुलाब जामुन और अच्छा लगेगा, पर कोई मेरे पीछे लकड़ी लेके, लठ लेके कर जाए कि तुमको तो ये 1 किलो और 1 किलो और 1 किलो खाना ही पड़ेगा, तो वही गुलाब जामुन जो मुझे पहला गुलाब जामुन सुख दे रहा था वो अब मुझे सुख नहीं देगा। ये भी अब दूसरा, ये पारिस्थितिक है, सामायिक है कि मेरा मूड ठीक है तो वही संगीत ठीक लग रहा है और मूड ठीक नहीं है तो वही संगीत खराब लग रहा है। या वही मैं कार मुझे कंफर्ट दे रही थी, मैं खुशी खुशी जा रहा था, या कहीं मैं घूमने निकला था पर कोई कट मार के निकल गया सामने से, मेरा मूड खराब हो गया, तो अब मेरे को वही चीज खुशी नहीं दे रही है। और जल्दी बोर हो जाते हैं। एक ही कपड़ा, एक ही गाड़ी, एक ही जिसके हमको लगता है कि इससे सुखी मिलेगी, उसी से बोर हो जाते हैं। फिर एक बड़ी समस्या है कि सबके लिए अलग अलग है। परिवार में झंझट यही है कि किसी को एक प्रकार की सब्जी पसंद है, दूसरे को दूसरी प्रकार की सब्जी पसंद है, एक को मीठा पसंद है, एक को नमकीन पसंद है। तब हमने यदि हमारा सुख संवेदनाओं पर आधारित कर दिया तो हमारे घर में विवाद, वाद विवाद और क्लेश का एक बड़ा कारण ये बन जाता है कि हम लोगों ने आधार ही अलग अलग पकड़ रखा है। और इवन हमारे स्वयं के लिए भी फिक्स नहीं है। बचपन में जो चीज मुझे अच्छी लगती थी जरूरी नहीं आज अच्छी लगती है, आज जो अच्छी लग रही है जरूरी नहीं है कि आगे भी अच्छी लगेगी। तो ये मेरे लिए भी फिक्स नहीं है। तो संवेदनाओं से निरंतर सुख नहीं हो सकता, फिजिकल कंफर्ट से निरंतर सुख नहीं हो सकता। तो ये जो हमारे प्रचलित मॉडल है,
तीसरा हमारा एक मॉडल है एक्साइटमेंट। उसके लिए बहुत सारा लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। कोई सब्सटेंस लेता है, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गुटखा खा रहा है, पार्टियां कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है। यहाँ तक कि एक्साइटमेंट के लिए कोई हवाई जहाज से कूद रहा है, तो कोई पहाड़ों से कूद रहा है, तो कुछ भी एक्साइटमेंट के लिए करने को पड़ रहा है। तो क्या ये हमको लगातार सुख दे सकता है? थोड़ी देर तो अच्छा लगेगा कि हमने कुछ किया। हम इवन खेल देख रहे हैं तो किसी ने छक्का मार दिया तो एकदम एक्साइटमेंट हो गया है, फिर थोड़ी देर बाद हम नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं। तो ये भी बहुत टेम्परेरी है, थोड़ी देर के लिए। एक और जो हमारा मॉडल है वो दूसरों से सही भाव पाने के लिए करते हैं। निश्चित रूप से हमको इस भाव की आवश्यकता है, पर हमारा तरीका अलग होता है। हम इसको दिखावे से करते हैं। हमको लगता है कि हम अच्छे कपड़े पहनेंगे तो हमारा कोई सम्मान करेगा। हमको सम्मान चाहिए तो हमारा मोहल्ले में सबसे बड़ा घर होना चाहिए, तब मेरा सम्मान होगा। मेरी कार सबसे बड़ी होना चाहिए, सबसे लेटेस्ट मॉडल की होना चाहिए, तो मेरा सम्मान होगा। तो अजीब अजीब से फैशन करते हैं। कोई बालों का अलग अलग कलर करवा लेता है, कोई अलग ढंग से कटवा लेता है, कोई कपड़े अलग ढंग से पहनता है। तो हम दूसरों का ध्यान पाने को ही सम्मान मान लेते हैं। दरअसल ये हम दूसरों का ध्यान आकर्षित करते हैं इन चीजों से। उसको हम समझ लेते हैं कि ये हमारा वो सम्मान कर रहा है। तो इसको भी हम लिमिटेशन देखते हैं। तो क्या लिमिटेशन है कि ये परतंत्रता है। लोगों के हाथ में मेरा है, उसकी मर्जी होगी तो मेरा सम्मान करेगा, नहीं मर्जी हो तो नहीं करेगा। उसको यदि मुझे नमस्कार करना होगा तो करेगा, यदि नहीं, उसका आज मूड ठीक नहीं है या उसने आपके प्रति ठीक भाव नहीं है उसके मन में आज, तो नहीं करेगा सम्मान। तो ये दूसरे पे निर्भरता हो गई। तो मैंने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे पे दे रखा है। तो अब सही मॉडल क्या हो? पहले अपना ये पूरा हम लोग भी जांच लें कि हम कौन से समय, हमारे जिंदगी का कितना समय इन मॉडल्स पे लगा रहे हैं। तो ये एक जांचने के लिए इसमें आराम से समय लेके आप जैसा भी हो इसको जांच सकते हैं इसको। तो इसका सही मॉडल क्या हो कि मैं मानवीयतापूर्ण आचरण से जीऊं, मेरे अंदर धीरता, विद्या, उदारता हो, दया, कृपा, करुणा हो, प्रेम हो, मैं ठीक भाव से लोगों के साथ प्रस्तुत हूँ, मेरी समझ ठीक हो, मुझे सही का ज्ञान हो। वो ज्ञान से आता है, सही समझ से आता है कि मैं आवश्यकताओं की सही पहचान कर पाऊँ। मैं हमेशा लोगों का सम्मान करूँ, लोगों की मदद करूँ, सहयोग करूँ, समाज में जो अव्यवस्था है उस अव्यवस्था को दूर करने में अपना कंट्रीब्यूशन दूँ। प्रकृति में और कहीं भी समाज में कहीं भी विसंगतियां हैं तो उसमें कुछ मदद करूं। तब जब मैं ये करता हूं तो ये मैं सही अर्थ में जीने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये देखा कि आनंद के क्या क्या मॉडल हो सकते हैं और किस ढंग से हम लोग अभी तक आनंद पाने के तरीके समझ रहे थे। अब इसको यदि हम देखते हैं जिंदगी में हमारे सुख के क्या क्या डायमेंशन है, हम कहाँ कहाँ इसको कौन से डायमेंशन के साथ जोड़ सकते हैं। भाई साहब 15 मिनट है ना? हाँ भाई साहब, 10-15 मिनट है अभी जी। जी जी जी। तो 10 मिनट में खत्म करके फिर अपन चर्चा कर लेंगे 5 मिनट। तो सुख के जो आयाम जो हम लोगों को समझ में आते हैं, वो एक तो होता है समृद्धि। ये सबसे महत्वपूर्ण आयाम है हमारे जीवन का। दूसरा है हमारा हेल्थ, जो हमारे इसको प्रभावित करता है आनंद को। तीसरा है संबंध। और ये तीनों को यदि ज्ञान से, सही समझ से बैलेंस करके चलते हैं तो हम लोगों का जो जीवन है बहुत सुखमय, आनंदमय होता है। तो समृद्धि यानी मेरे स्वयं में भी समृद्धि हो और परिवार में भी समृद्धि हो। परिवार में न मैं स्वयं स्वस्थ हूँ बल्कि परिवार में भी सब स्वस्थ हूँ। परिवार में शांति हो, जो संबंध हमारे परिवार में हो उसमें क्लेश नहीं हो, कलह, लड़ाई झगड़ा ना हो, सब मिलजुल कर हम प्रेम से रह रहे हो। और पूरे समाज में अभय हो। यदि मैं समाज में जाता हूँ तो मुझे कोई अव्यवस्था नहीं हो, मुझे ये भय ना हो कि कोई मेरे साथ बदसलूकी कर देगा, मेरा अपमान कर देगा, या मेरे साथ कोई लूट हो जाएगी या कोई मारा पीटी हो जाएगी या कोई झगड़ा हो जाएगा या कोई मेरा नुकसान कर देगा। तो इस समाज में मैं जब बाहर निकलूं तो अभय हो।
मानवीय समाज हो, कि लगे कि सब हम मिलजुल के भाईचारा से सौहार्दपूर्ण वातावरण है पूरे समाज का, तो ऐसी एक व्यवस्था हो पाए। तो अब यदि इसको मैं समझता हूँ कि समृद्धि, तो पहले इसको समृद्धि को समझना पड़ेगा, स्वास्थ्य को समझना पड़ेगा और संबंध को समझना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने समृद्धि को क्या समझ रखा है कि अधिक से अधिक मेरा पास पैसा हो गया तो मैं समृद्ध हूँ। पर वास्तव में समृद्धि क्या केवल पैसा आ जाना ही समृद्धि है? क्या मैं बीमार नहीं पड़ूं यही स्वास्थ्य है? क्या मैं लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा हूं केवल यही संबंध है? या मेरे लोगों के बीच में प्रेम नहीं है वो संबंध है? तो इसको ठीक ढंग से समझना पड़ेगा। तो इसको यदि अनफोल्ड करते हैं जैसे सही समझ को, तो समृद्धि किन चीजों से होती है? समृद्धि के लिए समृद्धि है ना, वस्तुओं की आवश्यकताएं जो हमारी है उनकी जो उपलब्धता है उससे समृद्धि आती है। कि मेरे पास घर है, गाड़ी है चलाने के लिए, मोबाइल है, या जो मेरी न्यूनतम आवश्यकता है, खाने के लिए खाना भोजन है मेरे पास, पहनने के लिए कपड़े हैं, तो ये वस्तुओं से आती है। और ये काहे से मिलता है हमको? धन से। तो हमको इस पे विचार करना पड़ेगा कि जो मेरे पास अभी वस्तुएं हैं वो भोग अति भोग में मैं लगा रहा हूँ या उनका सदुपयोग कर रहा हूँ। तो ये सही समझ से मुझे जब सही होता है तो मैं उनका जो भी मेरे पास उपलब्ध है उसका मैं सदुपयोग करता हूँ। ऐसा ही यदि संबंध को मैं सही समझना चाहता हूँ तो संबंध किसके साथ होता है? व्यक्ति के साथ होता है। तो मैं व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करता हूँ, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं व्यक्ति के साथ ठीक से व्यवहार करता हूँ या नहीं करता हूँ। फिर मेरा स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य किससे जुड़ा हुआ है? शरीर से। तो शरीर का स्वास्थ्य किससे जुड़ा हुआ है? मेरे शरीर कैसा स्वास्थ्य रहेगा? मैं उसका सही पोषण करूं और सही संरक्षण करूं। तो इस शरीर को भी क्या मैंने भोग विलास में लगाया हुआ है या मैं उसका शरीर का भी सदुपयोग कर रहा हूँ, लोगों की मदद करने में कर रहा हूँ, ज्ञान अर्जित करने में कर रहा हूँ? तो मुझे इसको भी पूरा समझना पड़ेगा कि ये मेरा शरीर जो है, इस शरीर का क्या सदुपयोग। अभी ज्यादातर समय ज्यादातर लोग केवल भोग में इस शरीर को और उस प्लेजर से ही खुशी को पाने में लगा रहे हैं। उस शरीर का उपयोग समाज के हित में, अखंड समाज की व्यवस्था में या इसमें लगाने की अपेक्षा स्वयं के भोग में लगा रहे हैं। तो हम यदि समृद्धि को समझना चाहते हैं तो क्या आधारभूत भ्रम है हमें कि समृद्धि है ना ढेर सारा पैसा। फिर एक वो हम लोगों को आधारभूत भ्रम है कि जो सुविधाओं की आवश्यकता है वो असीमित है। मैं अपनी कितनी सुविधाओं को सुविधा मुझे चाहिए, तो मुझे लगता है कि सुविधाओं की आवश्यकता को पहचान ही नहीं सकते, ये तो असीमित है। दूसरा आधारभूत भ्रम है कि हम सामान जो भी खरीदते हैं या लेते हैं या हम इकट्ठा करते हैं उससे सम्मान पाना चाहते हैं और सुख पाना चाहते हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि सामान का उपयोग सम्मान पाने के लिए है या सुख पाने के लिए है या हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। बहुत सारे लोग जो खालीपन को भरने या तनाव करने का साधन मान रखा है, तो बोले ये मेरा स्ट्रेस बस्टर है। यदि मैं सामान खरीदता हूँ, कपड़े खरीदता हूँ, शॉपिंग करता हूँ तो ये स्ट्रेस बस्टर है। तो बहुत सारी चीजें हम कई बार खालीपन को या हमारे तनाव को कम करने के लिए जाने अनजाने करते हैं, हमको इस बात का पता ही नहीं होता है। और दूसरा ये है कि खरीदी और जो हम आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं वो बाजार के दबाव और प्रभाव में कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे, टीवी में तमाम तरह के एडवर्टाइजमेंट या जो हमारे साथ आसपास लोग जी रहे हैं उनके दबाव में हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। सेल लगी है तो एक के साथ एक फ्री है, मुझे ये ध्यान ही नहीं है कि मेरे को आवश्यकता एक ही है, पर वो एक के साथ एक फ्री है, मैं लालच में वो एक और खरीद लाता हूँ, फिर उसका क्या करूंगा मुझे पता नहीं। तो ये एक आधारभूत भ्रम है। तो जब हम प्रश्न करते हैं कि समृद्धि को समझने के लिए, तो फिर हम ये समझें कि कितने पैसों से हमारी जरूरतें पूरी हो जाएगी, क्या हम इसको तय कर सकते हैं? फिर क्या सुविधाओं का रोल मेरी जिंदगी में क्या है? ये सुविधाएं मेरे किस काम में आ रही है? मैं इसका क्या करूं? इसका क्या रोल है मेरी जिंदगी में? हम सुविधाओं के लिए या सुविधाएं हमारे लिए? हम उससे इतना अटैचमेंट हो जाता है कि कार में जरा सा स्क्रैच लग गया तो ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर ही, हमारे दिल पे ही स्क्रैच लग गया। पूरे टाइम परेशान रहते हैं कि मेरी चीज खराब हो गई।
कुछ भी चीज, मोबाइल टूट गया, मोबाइल गिर गया, तो ऐसा लगता है कि जैसे मुझे ही चोट आ गई। इतना ज्यादा हमने जुड़ाव हमारे साधन सुविधाओं से कर रखा है। तो ये जानने की जरूरत है कि ये सुविधा साधन किसके लिए है। तो हम देखते हैं कि हमको ये लगता है कि असीमित है। हमने बिना पेंदे के पानी के ग्लास जैसा मान लिया है कि जीत कितनी भी आवश्यकता हो जाएगी ये कभी खत्म नहीं होगी। तो क्या बिना पेंदे का ग्लास कभी भर पाएगा? फिर ये कैसे तय होगी आवश्यकता? तय करने का सही तरीका क्या होगा? थोड़ा समय कम है तो मैं इसको जल्दी से खत्म कर लेता हूँ कि जो इकाइयां हैं, जैसे कितनी रोटी कपड़ा मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, तो क्या इसको पहचान सकते हैं? फिर इनका उपयोग क्या है? घर, जैसे घर का उपयोग है रहने की दृष्टि से, कपड़े का उपयोग है शरीर की सुरक्षा और उसको तन को ढकने की दृष्टि से, खाना क्या है हमारे स्वास्थ्य के लिए, पोषण के लिए है। पर हमने क्या गलत तरीका अपना लिया है कि जो सामान सुविधा लाते हैं वो तुलना के आधार पर लाते हैं कि मेरा कपड़ा मैं सबसे अच्छा हो, मैं कहीं जा रहा हूं तो मेरा कपड़ा सबसे अच्छा हो, मेरी कार सबसे अच्छी हो, मेरा मोबाइल सबसे अच्छा हो। तो ये तुलना के चक्कर में गड़बड़ होती है। दूसरा, उससे मुझे सम्मान मिलेगा ऐसा मैंने जोड़ रखा है। तो तुलना के साइड इफेक्ट क्या होते हैं? यदि मेरे से अच्छा किसी के पास होता है तो मेरे अंदर हीन भावना आती है। घमंड, या ज्यादा अच्छा है तो मेरे अंदर घमंड की भावना आती है। दूसरे ने कर लिया तो उसके प्रति ईर्ष्या जलन का आती है। हमेशा भय बना रहता है कि मैंने एक घर बनाया था, मैंने एक कार लाए थे, तो इससे बढ़िया कोई शहर में कार नहीं ले आए। तो एक अजीब सी बेचैनी, एंजाइटी बनी होती है। तो क्या सही समझ क्या होगी इसकी कि मैं समृद्धि क्या होगी? मतलब समृद्धि मेरे पास मेरी आवश्यकता से अधिक है, ये जब भाव आ जाता है मेरे अंदर तो वो समृद्धि है। जब मैं मेरी आवश्यकताओं की सही पहचान कर लेता हूँ और ये भाव मेरे अंदर आ जाता है कि जितनी भी मेरी आवश्यकता है उससे तो पर्याप्त है मेरे पास और कहीं ज्यादा है, तो ये जो भाव पैदा अंदर हो गया है यही समृद्धि का भाव है। और मुझे जब भी लगता है कि कम है, जब मैं तुलना करता हूँ, लोगों से देखता हूँ कि उनके तुलना में मेरे पास कम है, तो मेरे में दरिद्रता का भाव आता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारी आवश्यकताओं की सही पहचान, आकलन करना पड़ेगा। कितना मेरे पास अभी है, क्या क्या है, कितना है और कितना चाहिए। यदि कहीं गैप लगता है तो वो क्या गैप है, उसको फिर ये समझना चाहिए क्यों चाहिए। प्रश्न कर लें कि यदि कार चाहिए तो कहीं जाने के लिए चाहिए, कौन से मॉडल की कार चाहिए। तो 4 लोग बैठ के, परिवार के लोग कहीं चले जाएं और यदि किसी दूरी, कितनी दूरी तक मैं नियमित रूप से जाता हूं उसका एक आकलन कर लें। तो मुझे किसी भी चीज का, मोबाइल केवल सुनने, व्हाट्सएप चलाने या नेट की स्पीड केवल मेरे लिए महत्वपूर्ण है तो मैं वैसा देख लूं। तो ये मैं समझ के यदि मैं करता हूं तो मेरे अंदर आवश्यकताओं की सही पहचान भी होती है और उपलब्धता का भी सही आकलन करता हूँ, जिसके कारण समृद्धि का भाव मेरे अंदर आता है। तो एक ये मानसिक अवस्था है, इसको यदि आप अपने अंदर सुनिश्चित करते हैं तो हमेशा समृद्ध महसूस करेंगे। और इसको नीड और ग्रीड में अंतर समझ लेंगे तो भी आवश्यकताओं की पहचान करने में ठीक लगेगा कि मेरी वास्तव में आवश्यकता है या मेरा लालच है। ऐसे ही इच्छाएं और आवश्यकताओं में अंतर समझ लेंगे। इच्छाएं तो मैं तरह तरह की कर सकता हूँ, पर क्या वास्तव में ये आवश्यकता है? और सामान को क्या मैं सम्मान से जोड़ रखा है या मेरी केवल शरीर की सुविधाओं के लिए है? ये सब की पूर्ति करेंगे तो मुझे लगता है कि ये ठीक होगा। अभी हम जो स्थिति देखते हैं कि हमको समाज में 3 प्रकार के लोग दिखते हैं। एक तो साधन विहीन, दुखी, दरिद्र है। जो बहुत सारे लोग निश्चित रूप से ऐसे हैं जिनकी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है, तो वो लोग हैं साधन विहीन, दुखी, दरिद्र। दूसरे प्रकार के लोग हैं जो साधन संपन्न भी है पर दुखी दरिद्र है, हमेशा रोते रहते हैं कि कम है और चाहिए और चाहिए, पूरे टाइम इस कारण से लोगों का शोषण करते हैं, ठगी करते हैं, लाभ कमाते हैं, लाभ उन्माद है, भोग उन्माद है। ये हालत है। हमको क्या बनना है? साधन संपन्न भी हो और सुखी समृद्ध भी हो। तो भाई साहब, मुझे लग रहा है समय हो रहा है, तो रोक लें क्या या आगे अगले कभी किसी सेशन में बात कर लेंगे? ठीक है, अगर 2-3 मिनट में हो जाए तो ठीक है भाई साहब, कर सकते हैं। तो बाकी तो भैया भाई साहब ये स्वास्थ्य के बारे में है जो सभी ठीक को है, ठीक। कैसे स्वस्थ तो रहेंगे इसके मैं बारे में, सेशन को जी है ना? मैं इस सेशन को ओपन कर देता हूँ। जिसको भी प्रश्न लेना होगा हम ले जी जी सकते जी हैं। प्रेजेंटेशन बंद कर दीजिएगा। जी।
तो बहुत अच्छा रहा भाई साहब, मतलब जिस तरीके से आपने पूरे 2-3 बातें तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी, जानना और मानना, जान के चले मान के चले कुछ समझ के चले, सारी बातें। और मानवीय गुणों का आचरण, मुझे लगता है मानवीय गुणों का जितना अच्छा आचरण हमारे अंदर होगा, हम उतनी ज्यादा प्रसन्न रहेंगे, उतने अच्छे से हम काम कर पाए। इसको मिनिमाइज कर दीजिए, प्रेजेंटिंग बटन बंद कर दीजिए। ये वहीं से होगा भाई, ऐसा मुझे लग रहा नहीं, आपके यहाँ नहीं से नहीं, होगा। ये जो स्टॉप शेयरिंग लिखा हुआ है ब्लू कलर में। है। स्टॉप ओके शेयरिंग। ओके, अच्छा ओके, जी। ठीक। तो अब ये सत्र ओपन है, हम इसमें प्रश्न उत्तर लेंगे, जिनके भी प्रश्न उत्तर हैं। और भाई साहब भी जुड़े हैं, राघवेंद्र भाई साहब भी अगर संभव हो बात करने की स्थिति में है तो 2 मिनट भाई साहब अध्यक्षीय उद्बोधन के नाते कुछ प्रकाश डालें। राघवेंद्र जी भाई साहब। चलिए सर, प्रकाश तो नहीं डालता हूँ, लेकिन मैंने जो अभी नमस्कार भाई साहब। चलिए नमस्कार, प्रवीण जी ने बोला है, उन्हीं बातों को थोड़ी सी और चर्चा कर, मैं 1-2 मिनट की चर्चा कर सकता हूँ मैं। मैं अक्सर सोचता रहता था, सुनता था, पढ़ता था। आज प्रवीण जी ने जो बोला है, वास्तव में मैं उसके बारे में कहूँ। एक रामायण में चौपाई है, जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। कई बार जो हमें अच्छा लगता है, दिखता है, जरूर नहीं वो मन को भा जाए। तो सुहाना और भाना दो ऐसे शब्द हैं कि कोई चीज दिख रही है, जैसे आपने मार्केट कहा, मार्केट सुहा सकता है, लेकिन मन को भाए कोई आवश्यक नहीं है। तो ये जो मन के विचार वैसे होंगे, मन में भाव वैसे आएंगे, तो ये बहुत ही आज का विषय बड़ा आध्यात्मिक था और प्रवीण जी इस विषय को पूरा जीते हैं। मुझे भी लंबे समय उनके साथ काम करने का मौका मिला है, तो मैं देखता था कि एक सरकारी विभाग में काम करने वाला आदमी इतना आध्यात्मिक और इतना संतुष्ट मीन्स मैं कहूँ अंदर से बहुत ही रिच, जिसका मन और भावनाएं बहुत रिच होती हैं, वही संतुष्ट हो सकता है। तो ऐसे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। और सबसे बड़ी बात तो है, जो बोलते हैं उसकी प्रैक्टिस करते हैं, अपने जीवन में जीते हैं। तो जब व्यक्ति जीता है और वही बोलता है, तो उसके शब्दों में वो तो वजन होता है। तो प्रवीण जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज इन्होंने इस अवसर पर हम सबको इसमें चर्चा की। और ये सारा का सारा विषय चूंकि मन का है, अगर मन आपका संतुष्ट है तो दुनिया में कुछ भी आप कर सकते हैं, कहीं भी रुक सकते हैं, किसी भी अच्छे काम में लग सकते हैं। अगर मन संतुष्ट नहीं है तो कोई भी काम, अच्छा काम भी आपको भटका सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण काम ये होता है कि हम जिस काम के लिए कर रहे हैं उसको, मन को अपने को तैयार करना। उसी का एक शब्द ध्यान बोलते हैं हम लोग देखते होंगे बचपन में माँ हमसे हर चीज में बोलती है, अरे बेटा ध्यान से खाना, ध्यान से चलना, ध्यान से स्कूल जाना, ध्यान से पढ़ाई करना। वो ध्यान क्या है? बेसिकली अपने आप को इसमें आपकी आवाज चली गई भाई साहब, शायद नेटवर्क कनेक्शन है गलत, पुअर नेटवर्क कनेक्शन की वजह से। जी। तो नहीं आ रही अभी? हाँ, अभी आ रही, अभी आ रही। ठीक है। तो जो ध्यान है वास्तव में यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ये आज जो से बताया, और ध्यान से हमारा मन संतुष्ट होता है और हम जिस काम को करते हैं उसी काम के लिए बने, ऐसी भाव और भावना के साथ जब हम करते हैं तो हम कई गुना अधिक कर सकते हैं। और कभी भी उस काम को करते हुए ना तो हमको थकान होती है, ना हमारे मन में कोई ऊबन होती है, ना हमें ऐसा लगता है हम कुछ काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है हम इसी काम के लिए बने हैं, हमारे लिए ये काम है, और हम जिस काम के लिए बने ईश्वर हमें उसी रास्ते पर चलाता है। तो आज का ये सत्र बहुत अच्छा है और हम सब लोगों के मन में बहुत सारी जिज्ञासा होंगी। आदरणीय प्रवीण से हम लोग जिज्ञासा पूछेंगे। अभी पिछले कुछ दिन पहले हम सब लोग एक दूसरे से मिले थे, 2 दिन साथ में रहे, तो वो बहुत अच्छा अनुभव है। इसके संबंध में अगर किसी के कुछ अच्छे अनुभव हों 2 दिन के सेमिनार के, तो जरूर पत्र के माध्यम से यहाँ भेजें, तो हम आगे भी एक दूसरे को अपने विचारों को संप्रेषण करने में, और केवल अच्छे अनुभव नहीं, उसमें सुझाव, और उसमें कुछ ऐसा लगता है कि यह नहीं हुआ है या ठीक नहीं है, तो दोनों तरफ से एक आलोचना, समालोचनात्मक अपनी जानकारी भेजेंगे। तो मुझे लगता है अगला हम कोई सेमिनार प्रत्यक्ष रूप से करेंगे तो वो हमारे लिए इन सारे विषयों को हम उसमें शामिल करेंगे। और मुझे लगता है जो अपनी आलोचनाओं से डरता है, या जिसको लगता है कि मेरी कोई कमी बताएगा और वो कमी को स्वीकार नहीं करता है, वो समाप्त होने लगते हैं। इसलिए हम समाप्त नहीं, बढ़ने की तरफ जाना है हमें, तो हम कमियों को ज्यादा फोकस करने का प्रयास करेंगे बजाय इसकी तारीफ करने के। तारीफ तो सब कुछ अच्छा होती है, विचार अच्छा है तो काम तो अच्छा होगा ही, लेकिन उसमें क्या कमी रह गई, क्या और अच्छा कर सकते हैं, अगर इसमें कोई आपके सुझाव हो तो आप जरूर भेजिए। मेरा आप सभी से यही आग्रह है। जी, कविता जी ने हैंड रेज किया है, कविता जी अपना प्रश्न रखें। सर थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये जानकर के बहुत आनंद हुआ कि मध्य प्रदेश सरकार का ऐसा कोई संस्थान है जो आनंद के विषय पे काम करता है। मुझे याद है कुछ सालों पहले दिल्ली में करिकुलम में हैप्पीनेस
करिकुलम स्टार्ट किया गया था और हैप्पीनेस पीरियड स्टार्ट किया गया था बच्चों के लिए, क्योंकि दिल्ली में बहुत स्ट्रेस लाइफ रहती है लोगों की। पर दिल्ली से जब मैं यहाँ आंध्रा में आई हूँ और एक बहुत छोटे शहर में हम लोग पोस्टेड हैं, यहाँ मैं देख रही हूँ कि इवन रोड्स पर चलते हुए भी देखती हूँ तो लोग बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आते हैं, ज्यादातर लोग स्ट्रेस में ही हैं। तो बहुत जरूरी है कि इस पहलू पर काम किया जाए। और जैसे कि प्रवीण सर आपने कहा कि मानो मत जानो, ये बात मैंने भी बहुत गहराई से सोची और समझी है, काफी सारे स्पिरिचुअल लीडर्स को सुना इस बारे में, और अल्टीमेटली ये बात समझ में आई है कि अगर हम सिर्फ मानेंगे तो हम खुश तो नहीं रह सकते हैं, हमें जानना ही पड़ेगा। और जानने के लिए हमें दो चीजें देखनी पड़ेंगी इसमें, एक तो बाहर की जो दुनिया है उसको जांचना परखना पड़ेगा, और दूसरी चीज जो हमारा अंतर मन है हमें उसे भी जांचना और परखना पड़ेगा। तो सर ये जो जांचने और परखने की प्रक्रिया है, इसमें मैंने थोड़ा ये नोटिस किया है तो हमारा लोक धर्म या लोक संस्कृति है वो कहीं ना कहीं मानने पर ज्यादा जोर देती है, जानने पर इतना जोर नहीं देती है। और इसी के संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें भी जो बेसिक एक हैबिट कह ले या जो भी उनका बेसिक पर्पस कह ले वो भोगवाद ही है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि हमारा लोक धर्म और लोक संस्कृति और अगर बाहरी कोई कल्चर है तो इन दोनों के ही आधार में भोगवाद ज्यादा है। अब भोगवाद को अगर हमें कम करना है तो एक मुझे लगता है कि ग्रंथ है जो हमारा ग्रंथ है और वो है श्रीमद् भगवत गीता। तो अगर भगवत गीता को हम बहुत ध्यान से सुने समझे, उसके श्लोकों को बच्चों को पढ़ाया जाए और उनके अभिभावकों को शिक्षकों को भी समझाया जाए तो हम इस भोगवाद को की जो समस्या है उसका निदान कर सकते हैं। तो फिर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि में जो हमारे विद्यालय हैं उनमें से संबंधित किसी तरह का कोई पाठ्यक्रम वहां पर चलाया जाता है? हाँ जी जी जी, बिल्कुल बढ़िया कविता जी, धन्यवाद। ये हम लोग इसको भी एक आनंद सभा के रूप में एक पाठ्यक्रम तैयार किया है। ये जैसे आपने कहा सब स्पिरिचुअल और ये सब चीजों को जोड़ के एक सरल भाषा में जो बच्चे को आसानी से समझ सकता है, उसको जैसे हम लोगों ने कंटेंट पे जो बात की है उसको एक अलग ढंग से तैयार करके उसको हम लोग यहाँ 9वीं और 10वीं के बच्चों को, 9th और 10th के बच्चों को